प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री इतिहास। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक इतिहास जो 1740 से 1947 तक का रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट से शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट यहाँ पर हमारी रहेगी ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, जिसको हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। हमारा जो मेन इसमें यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक रहेगा बंगाल, मैसूर और मराठा को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वास्को डी गामा कालीकट के समुद्र तट पर किस वर्ष यहाँ पर पहुंचा। सबसे पहले देखेंगे वास्को डी गामा कौन थे। वास्को डी गामा एक यात्री थे, एक नाविक थे। ये पुर्तगाल से संबंध इनका था। तो ये 15वीं शताब्दी में भारत पहुंचे थे। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सन 1498। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यानी कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कोचीन का दुर्ग था, वहाँ पर जो पुर्तगाल का एक तरह से यहाँ पर कब्जा था, यहाँ पर पुर्तगाल राज कर रहे थे पुर्तगाली। तो इसलिए यहाँ पर जो दो आटे पाचे थे वो यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, दो आटे पाजे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर रहेगा प्रश्न 3, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बनकर कौन आया। देखिए, पुर्तगाली बस्ती तो थी गोवा वगैरह के आसपास में, साउथ इंडिया में थी यहाँ पर ये। तो इसका जो वायसराय बनकर आया था वो आया था यहाँ पर डी अल्मीडा। तो डी अल्मीडा यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, जो वास्तविक संस्थापक वैसे तो कई राजा होते हैं, कहीं इस तरह के रहते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन होता है वो यहाँ पर वास्तविक शक्ति का संस्थापक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो अल्बुकर्क थे वो वास्तविक संस्थापक थे। इसलिए ऑप्शन ए, अल्बुकर्क इज राइट आंसर। प्रश्न 5, डी अल्मीडा की युद्ध नीति इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जो डी अल्मीडा थे, इन्होंने एक युद्ध की नीति बनाई थी जो इतिहास में ब्लू वाटर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन बी, ब्लू वाटर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, पुर्तगाली बस्ती कहाँ नहीं थी। देखिए, पुर्तगाली बस्ती कई जगह पर इंडिया में थी, जैसे अराकान में थी, नागापट्टनम में थी और हुगली में थी, लेकिन ढाका में नहीं थी। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका इस वक्त है, वहां पर ये नहीं थी। इसलिए ऑप्शन सी, ढाका इज करेक्ट आंसर। नंबर 7, पुर्तगाल का स्पेन में विलीनीकरण हुआ। विलीनीकरण का मतलब है एक हो जाना, यानी पुर्तगाल स्पेन का हो जाना। पुर्तगाल और स्पेन इस वक्त अगर की दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों ही ये यूरोप में पड़ते हैं। तो इनका 16वीं शताब्दी में जो है विलीनीकरण हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, सन 1580 ईस्वी में हुआ था विलीनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 हमारे यहाँ, डच कहाँ के निवासी थे। तो डच जो थे वो देखिए होलैंड के निवासी थे। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने राज किया है, पुर्तगाली भी यहाँ पर है, डच यहाँ पर है, फ्रांसीसी है, कई देशों के यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर आकर अपना काम किया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो डच ईस्ट इंडिया जो है वो 17वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ पर आई थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1602 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर रहेगा, भारत में डच बस्ती नहीं थी, यानी जो पुर्तगाली की तरह ही यहाँ पर डच बस्तियां भी थी, जो आपकी चिंसरा में थी, पुलीकट में थी, सूरत में थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मुरादनगर, तो मुरादनगर में नहीं थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुरादनगर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस भारत कब आया था। तो जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड के सम्राट थे। उस वक्त उन्होंने एक दूत भारत भेजा। दूत जिस तरह से आजकल राजदूत होते हैं, उस वक्त ये दूत होते थे जो दूसरे देशों में दूसरे राजाओं के दरबार में भेजे जाते थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो जेम्स प्रथम ने दूत हॉकिंस को भेजा था, तो ये सन 1609 ईस्वी में भेजा था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सन 1609 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सर थॉमस रो किसके राज दरबार में उपस्थित हुआ था।
तो टॉमस रो ये बड़ा ही मशहूर है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये जहांगीर जो सम्राट हुए हैं, मुगल सम्राट, उनके दरबार में हाजिर हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न 13 यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस नगर में कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना कहाँ पर लगाया था उन्होंने? तो उन्होंने जो अपना सर्वप्रथम जो अंग्रेजों ने जो कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था, सभी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सूरत सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक? तो ये डच और ये अंग्रेजों की तरह ही यहाँ पर फ्रांसीसी भी आए थे, इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को डच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी कंपनी का प्रसिद्ध गवर्नर था, यानी कौन मशहूर गवर्नर रहा इनका? तो ड्यूमस यहाँ पर था जो मशहूर गवर्नर रहा, इसलिए ऑप्शन सी ड्यूमस यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर शुरू उससे है प्लासी का युद्ध। अब हम यहाँ पर देखिए युद्धों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। प्लासी का युद्ध बड़ा ही भारत के इतिहास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ पर यह रहा, प्लासी का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 16 में कहा पूछा है कि प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी के तट पर है? यानी प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? ये बंगाल में युद्ध हुआ था यहाँ पर। तो ये जो वहाँ पर जो नदी है मेन, वो देख लीजिए कि वो हुगली नदी है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हुगली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न 17, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? यानी एक नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या कहा था कि जो यूरोपीय होते हैं, यूरोप के लोग होते हैं, वो बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह होते हैं, यानी बिल्कुल चूस लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कहा था अलीवर्दी खान ने, इसलिए ऑप्शन बी अलीवर्दी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था वो नवाब सिराजुद्दौला बना, यानी नवाज सिराजुद्दौला जो थे वो अलीवर्दी खां के यहाँ पर वारिस बने या उत्तराधिकारी बने। प्रश्न 19, वॉरेन हेस्टिंग के सुधार के तहत संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रोयन नियुक्त किया गया। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, राजवल्लभ, कृष्णवल्लभ, सिताब राय, राय दुर्लभ। तो ये राजवल्लभ को यहाँ पर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राजवल्लभ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य मुख्य विवाद का क्या कारण था? तो क्या कारण रहा था यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी, या बंगाल के राजनीतिक अपराधियों को अंग्रेजों द्वारा शरण, या अंग्रेजों द्वारा घसीटी बेगम के दावों मांगों को समर्थन प्रदान करना। तो जो मुख्य विवाद था, जैसे बंगाल का युद्ध हुआ है, उससे पहले बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के प्लासी के युद्ध से पहले जो मेन जो विवाद था वो क्या था कि अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी की जा रही थी उसको लेकर था। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों में मतभेद पैदा हुआ और अंत में जाकर यहाँ पर एक प्लासी का युद्ध तैयार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 21 यहाँ पर रहेगा, ब्लैक होल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए टॉपिक, ब्लैक होल दुर्घटना हॉल वेल के दिमाग की उपज थी, ये कथन निम्नलिखित में किसका था? देखिए यहाँ पर ये ब्लैक होल क्या थी, एक घटना थी, एक वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर नवाब ने एक कमरा था जिसमें कई सौ अंग्रेजों को यहाँ पर एक कमरे में उन्होंने नज़रबंद कर दिया था, कैद कर दिया, जिसमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये संबंधित घटना है, ये किसने कहा था, ये कथन किसका, किसने बताई है? ये संबंधित घटना एक कैदी का था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए दो कॉलम है, दो सूची है, सूची एक दी है और यहाँ पर देखिए सूची दो दी है। ऊपर कुछ यहाँ पर घटनाएं हैं, जैसे बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, मीर जाफर आपदस्त और ब्लैक होल दुर्घटना। नीचे यहाँ पर संजय गए 20 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764,
5 जनवरी 1765 और यहाँ पर अक्टूबर 1760। तो यहाँ पर इनको हमें देखो मैच करना है, तो कौन किसके साथ यहाँ पर मैच करता है। तो अगर हम देखें, जो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया बक्सर का युद्ध, हमें अगर एक भी पता चल जाए तो थोड़ी हिंट मिलता है। तो बक्सर का युद्ध हम जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। प्लासी का युद्ध अगर हुआ था 1757 में, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो देखिए यहाँ ये वाला ऑप्शन होगा 22 अक्टूबर 1764। तो ए के साथ हमारे यहाँ पर 2 जो है मैच करेगा। तो ए देखिए यहाँ पर ए के साथ 2 कहाँ मैच करता है। एक तो देखिए ए के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है ए ऑप्शन में, और दूसरा कर रहा है यहाँ पर देखिए ये वाला मैच कर रहा है, और देखिए एक यहाँ ए के साथ 2 यहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं हम फिर यहाँ पर देखिए जो ब्लैक होल की जो दुर्घटना थी, ब्लैक होल की जो दुर्घटना थी, वो देखिए जब चल रहा था प्लासी का युद्ध उस दौरान की थी। तो प्लासी का युद्ध 1757 में था। तो इसलिए यहाँ पर जो डी ये वाला ऑप्शन जो डी होगा वो ए 1757 से यहाँ पर मैच करेगा। तो इसलिए डी मैच करेगा फर्स्ट से। अब देखते हैं डी फर्स्ट कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर डी फर्स्ट ओनली एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन यहाँ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम मैच भी कर सकते हैं, ए का 2 से मैच होगा। जैसे यहाँ पर जो ए है वो देखिए हमारा यहाँ पर 2 से मैच करेगा, और इस तरह जब बी 3 से मैच करेगा, जो बी है वो यहाँ पर देखिए 3 से मैच करेगा। यानी जो मीर जाफर की मृत्यु थी 5 जनवरी 1765 को, इस तरह सी 4 से मैच करेगा। यानी सी मीर जाफर अब्दस्त हुए थे यहाँ पर देखिए वो अक्टूबर 1760 में। और इसी तरह यहाँ पर जो डी है हमारा यहाँ पर देखिए ब्लैक होल, वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट से मैच हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हमारा रहेगा, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्रकारियों में किस किसने अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए सिराजुद्दौला के खिलाफ किसने अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए मीर जाफर है, साहूकार जगत सेठ है, रायदुल्लभ है, मोहनलाल है, अमीन चंद्र है। तो देखिए सबसे पहले मीर जाफर यहाँ पर थे, मीर जाफर ने अंग्रेजों का यहाँ पर साथ दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो साहूकार जगत सेठ है, इन्होंने भी यहाँ पर अंग्रेजों का ही साथ दिया था। उसके बाद थर्ड में है राय दुर्लभ, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोर्थ है मोहनलाल, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। उसके बाद देखिए फिफ्थ में है अमीन चंद्र, अमीन चंद्र भी, यानी 4 लोगों ने देखिए यहाँ पर एक तरह से अंग्रेजों का साथ दिया था सिराजुद्दौला के खिलाफ। इसलिए अगर हम इनको मैच करें यहाँ पर देखिए नीचे, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर ये मिल जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ। अभी हमने बात की थी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए 1764 ईस्वी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा गया, यानी अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसके यहाँ पर मीर जाफर है जो अंग्रेजों का गीदड़ कहलाता है। तो इसलिए मीर जाफर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1765 ईस्वी से और कब तक का समय लगान व्यवस्था के संबंध में केवल नवीन अन्वेषण करने और अनुभव प्राप्त करने का समय रहा, यानी एक्सपेरिमेंट का एक तरह से रिसर्च का समय रहा। तो देखिए यहाँ पर 1786 ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, यानी मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो उनका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो नंद कुमार जी को बनाया गया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए नंद कुमार करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अंग्रेज मराठा युद्ध, यानी अंग्रेजों के और मराठों के बीच भी युद्ध हुए हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 बनता है, सन 1775 में सूरत की संधि किन किन के बीच हुई, यानी सूरत की संधि भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए सूरत की संधि जो है इम्पोर्टेंट है, किस किस के बीच हुई थी। तो ये देखिए अंग्रेजों के बीच हुई थी, और जो मराठा की तरफ से जो रघुनाथ राव थे उनके बीच हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन सी रघुनाथ राव तथा अंग्रेज, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो सन 1776 में हुई थी। इसलिए ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 30, पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और किस दरबार के बीच हुई, यानी किन किन के बीच हुई थी। एक तो अंग्रेज थे, दूसरे कौन थे,
तो दूसरा जो दरबार था अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पूना दरबार था, तो इसलिए ऑप्शन बी पूना, यानी पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पुरंदर की संधि के अनुसार, यानी पुरंदर की जो संधि हुई थी यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के बीच में, इसमें क्या शर्त थी, यानी क्या इसमें था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, अंग्रेजों और मराठों में प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए, ये तय हुआ था। दूसरा, अंग्रेजों को केवल सालिसिट प्राप्त होगा, ये भी तय हुआ था। तीसरा, यहाँ पर पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देगा और वह गुजरात चला जाएगा, ये भी यहाँ पर तय हुआ था। इसलिए यहाँ पर तीनों ही बातें सही, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच बाद गांव का समझौता कब हुआ था, ये समझौता कब हुआ था, ये समझौता हुआ था सन 1779 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, बाद गांव समझौते के द्वारा। देखिए बाद गांव जो समझौता हुआ उसके द्वारा देखिए क्या पॉइंट दिए गए हैं। बम्बई सरकार ने सन 1773 ईस्वी के पश्चात जीते हुए सभी प्रदेश मराठों को लौटाना स्वीकार किया, ये बात भी यहाँ पर सही है। बंगाल से आने वाली सेना को रोक देने का वादा किया, ये भी बात सही है। यहाँ पर अंग्रेजों ने सिंधिया को भड़ोच की आय में से कुछ भाग देने का भी वादा किया था, तो यहाँ पर ये सभी बातें सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर ये शुरुआत है, वॉरेन हेस्टिंग का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो किस वर्ष इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। देखिए बंगाल भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो देखिए सन 1772 इंपॉर्टेंट सन आ गया यहाँ पर, सन 1772 ईस्वी में जो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1782-83 में साल बाई की संधि के द्वारा महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों से समझौता वार्ता की, उसके पीछे क्या कारण था। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। वे आसन विनाश से मराठा सेना की रक्षा करना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा है, पर्याप्त समय से उनका लक्ष्य मराठा राज्य संघ का नेतृत्व प्राप्त करना और उत्तर भारत में मुक्त रूप से आक्रमण करना था, ये बात यहाँ सही है। वह नाना फडणवीस को अपमानित करना चाहते थे, नहीं ऐसा भी कोई इरादा नहीं था। वह चाहते थे कि अंग्रेज माधव राव नारायण राव को वैध पेशवा के रूप में मान्यता प्रदान कर दे, ऐसा भी कोई नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही निकल कर आता है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। देखिए मराठों के बीच में कई युद्ध हुए हैं, तो जो फर्स्ट युद्ध हुआ था तो उसका जो एंड हुआ था वो किस संधि से हुआ था। तो हम जानते हैं कि ये एक संधि थी जिसका नाम था सालबाई की संधि, और ये सन 1782 में हुई थी। जो जो सिंधिया थे पूना दरबार अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो सालबाई की संधि इम्पोर्टेंट है, ये जो फर्स्ट मराठा अंग्रेजों के युद्ध के बाद हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन बी सालबाई की संधि यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सालबाई की संधि कब हुई थी। तो सालबाई की संधि जो हुई थी वो 17 मई सन 1782 ईस्वी को हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सिंधिया के मध्यस्थ बन जाने से पूना दरबार और अंग्रेजों में जो संधि हुई कौन सी, अभी बात की हमने, ये सालबाई की संधि थी, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सालबाई की संधि के अनुसार साल सिर्फ अंग्रेजों को प्राप्त होगा, यह बात यहाँ पर सही है। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया, ये भी बात सही है। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की संपूर्ण भूमि पुनः प्राप्त होगी, बात सही है, इसलिए यहाँ पर सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ देने वाली थी, ये किसने कहा था, किसने लिखा है ये बात। तो ये डॉर्ड वेल ने लिखी थी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नया हेडिंग हमारे यहाँ पर रहेगा, अंग्रेज मैसूर संबंध एवं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, जो मैसूर युद्ध के नाम से, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित यहाँ पर रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 41, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली के समर्थित मोर्चे में कौन कौन शामिल थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मराठा, यस ये शामिल थे, मराठा शामिल थे उसमें। उसके बाद कर्नाटक के नवाब नहीं। उसके बाद थर्ड यहाँ पर देखिए निजाम, यस निजाम थे।
उसके बाद फोर्थ है मैसूर, मैसूर तो था ये थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हैदर अली एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कटु संबंधों के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं था। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा, तो जो नहीं घटक जो नहीं था यानी जो फैक्टर नहीं था उसको हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए पहले यहाँ पर है हैदर अली का शीघ्र सत्तारूढ़ और शक्तिशाली होना, तो ये तो था, तो इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। फ्रांसीसियों के साथ उसकी मित्रता ये भी थी, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। निजाम और मराठों के साथ उसकी संधि, ये यहाँ पर ये बात अंग्रेजों को चुभ रही थी, सही नहीं लग रही थी। हैदर अली और कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के बीच शत्रुता, ये तो सही है यहाँ पर। मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश, ये भी नहीं, मतलब ये यहाँ पर ये उत्तर नहीं थे, ये बात यहाँ पर ऐसी थी जो नहीं थी, घटक नहीं थी, तो ये सारे यहाँ पर कट हो जाएंगे। इसलिए जो मेन यहाँ पर निकल कर आएगा वो अंग्रेज और निजाम और मराठों के साथ उसकी जो संधि थी, ये उत्तरदायी यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू पराजित हुआ और मारा गया। देखिए यहाँ पर पहला युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा युद्ध, चतुर्थ है, चौथा युद्ध है। इस पराजय के बाद निम्नलिखित में से किसको टीपू के राज्य क्षेत्र का हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। टीपू सुल्तान तो हार गए, लेकिन उसका जो राज्य है वो कुछ लोगों को प्राप्त हुआ, कुछ को नहीं प्राप्त हुआ, और इसने पूछा है कि किसे प्राप्त नहीं हुआ, यानी किसको प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए निजाम है, निजामों को फायदा हुआ, मराठों को फायदा यहाँ पर नहीं हुआ था, अंग्रेजों को तो फायदा होना ही होना है। मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश को भी फायदा हुआ था, तो इसलिए किसको नहीं हुआ था, अंग्रेजों मराठों को नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी मराठा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी व्यवस्था या नीति टीपू सुल्तान द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी, यानी टीपू सुल्तान ने कुछ व्यवस्थाएं की थी, कुछ नीतियां बनाई थी, तो उनमें से कौन सी नीति। देखिए फर्स्ट है, राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए उसने जागीर प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, तो ये तो उसने किया था। दूसरा, उसने भूमि पर पोटगारों यानी पोलीगारों के अधिकार को कम कर दिया, ये भी बात सही थी। उसने अपनी प्रजा पर कठोर धार्मिक नियमों को लागू किया, नहीं, ऐसा उसने नहीं किया था। फोर्थ यहाँ देखिए, उसने आधुनिक उद्योगों को लगाने के लिए प्रयास किए तथा विदेश व्यापार को विकसित करने के लिए विदेशों में दूत मंडल भेजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसने किया था। तो उसने यहाँ पर क्योंकि नहीं नहीं देखिए नहीं से क्वेश्चन किया गया है, तो नहीं थी तो वो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी निकल कर आता है। उसने अपनी प्रजा पर कठोर धार्मिक नियम को लागू किया, ये बात यहाँ गलत है, तो इसलिए यही यहाँ पर सही उत्तर होगा। नंबर 45, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्री रंगपट्टम की संधि हुई। देखिए ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, श्री रंगपट्टम की संधि, ये टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज कार्नवालिस थे उनके बीच में संधि हुई थी। इसके तहत यानी इस संधि में क्या का हुआ था, देखिए यहाँ पर देखे गए हैं, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये बात देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही थी। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध अक्षति के रूप में देना पड़ा। देखिए अंग्रेज कितने चालू थे कि उन्हीं का राज्य हड़पते थे, उन्हीं से ये सब प्राप्त करते थे, जुर्माना वगैरह भी, तो इसलिए यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर सही निकल कर आती है। तीसरा, यहाँ पर ब्रिटिश रेजिमेंट को श्री रंगपट्टम में स्थापित करना पड़ा, नहीं ऐसा तो नहीं किया गया था। फोर्थ, यहाँ अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंदी स्वरूप देना पड़ा, ये सबसे कठोर यहाँ पर निर्णय था टीपू के लिए, यानी बड़ी दुख भरी बात थी टीपू के लिए यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर ये सभी है, लेकिन इसके तहत ये 3 बातें तो यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर जो क्या हुआ, ये ऑप्शन 3 ये वाला नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला यहाँ पर देखिए नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर होगा, यानी 1, 2 और 4, यानी इसके तहत जो है 3 बातें आई थी, 1, 2 और 4। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यानी कुछ कथन दिए गए यहाँ पर जो कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, कौन कौन से यहाँ पर सही। देखिए सेंट टोमेन नामक स्थान पर लड़ा गया था, ये बात यहाँ पर सही निकल आती है। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था, ये बात भी सही है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित, ये भी सही है, तो इसलिए यहाँ पर सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कई कथन दिए गए, यह हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, ये बात भी यहाँ पर सही है।
फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग एवं चांदा साहब की मदद की, ये बात भी सही है। अक्टूबर में अनवरुद्दीन पराजित हुए, ये बात भी सही है। इसलिए यहाँ पर सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 48, तृतीय कर्नाटक युद्ध संबंध कौन सा कथन सत्य है? युद्ध थर्ड में कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, ये बात भी सही है। 1757 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लैली को भारत भेजा था, ये बात भी सही है। पेरिस की संधि से युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ये बात भी सही है। इसलिए यहाँ से भी बातें सही, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो है, न्यू हेडिंग है विलियम बेंटिंग और उसकी नीतियाँ। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये शुरू हो जाता है, विलियम बेंटिंग और उसकी जो नीतियाँ थी यहाँ पर ये। तो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 49, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पंजाब का शासक कौन था? यहाँ ऑप्शन दिए गए रणजीत सिंह, अर्जुन सिंह, महक सिंह, सरदार सुदर्शन सिंह। तो उस वक्त यहाँ पर जो पंजाब के जो शासक थे वो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, इसलिए ऑप्शन ए रणजीत सिंह यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 50, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? ये कब बना था? तो ये बना था सन 1828 ईस्वी में, तो इसलिए ऑप्शन ए सन 1828 ईस्वी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 51, शांति की नीति का समर्थक कौन था? जो शांति चल रहा है इसमें देखिए बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेस्टिंग, बर्न। तो यहाँ पर बेंटिंग को ही माना जाता है, तो शांति की नीति का समर्थक ये यहाँ पर था। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपील न्यायालय कहाँ स्थापित किया? तो इन्होंने अपील न्यायालय कहाँ बनाया था? देखिए ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आगरा, मथुरा में, आगरा में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो इन्होंने आगरा में जो है अपील न्यायालय की स्थापना की। नाउ प्रश्न नंबर 53, बंगाल में विलियम बेंटिक ने कितने डिवीजन बनाए, कितने पार्ट बनाए, कितने डिवीजन बनाते बंगाल में? तो 40, 20, 24 या 21। तो इन्होंने यहाँ पर 20 डिवीजन बनाए थे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 54, बंगाल में जूरी प्रथा किसने जारी की? जूरी एक प्रथा थी, ये किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन देगा हेस्टिंग ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लैली ने, या कॉर्नवालिस ने। तो ये भी यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही यहाँ पर शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस नगर में की गई थी? नगर का नाम बताना कि किस नगर में ये की गई थी। तो ऑप्शन दिए गए रांची, पटना, इलाहाबाद या वाराणसी। तो ये इलाहाबाद में की गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। नाउ प्रश्न नंबर 56, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है सती प्रथा वाला। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का इसमें राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा था, इसलिए ये सन 1829 यहाँ पर ऑप्शन ए सन 1829 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 57, भारत में ठगी का अंत करने के लिए बेंटिक ने किसकी नियुक्ति की? देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट, ठगी का अंत, ठगी प्रथा थी उसको अंत करने में बेंटिक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसके लिए उन्होंने किसकी नियुक्ति की थी? तो उसके लिए उन्होंने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, देखिए भारत में दास प्रथा का अंत बेंटिक ने किस वर्ष किया? ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, दास प्रथा, गुलामी प्रथा, दास प्रथा का अंत किया था। तो ये क्या था, उन्होंने सन 1832 में सती प्रथा का भी अंत किया था, उसके बाद दास प्रथा का भी उन्होंने ही अंत किया था। तो इसलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 59, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कब प्रदान किया? यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये। तो ये कब प्रदान की थी इन्होंने? तो सती प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया, उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। तो ये उन्होंने सन 1835 में की थी, तो इसलिए ऑप्शन ए सन 1835 यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 60, रायतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? रायतवाड़ी प्रथा देखिए ये कृषि से संबंधित थी यहाँ पर, तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके व्यापार पर नियंत्रण किया? यानी व्यापार, कौन से व्यापार, चीनी के या अफीम के, चाय के, गेहूं के? तो जो अफीम का व्यापार था उस पर उन्होंने कंट्रोल किया। नाउ प्रश्न नंबर 62, माफी की भूमि का अपहरण किसने किया? माफी की भूमि का अपहरण किसने किया? तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 63, 18वीं शताब्दी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान ने सिखों में प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। कौन थे ये? तो बंदा सिंह थे, रणजीत सिंह थे, दीनानाथ थे, बेन सिंह थे। तो जो देखिए यहाँ सुकेर चकिया मिसल के जो प्रधान थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी रणजीत सिंह यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64,
4 यहाँ पे 1806 ईस्वी की संधि में यह निश्चय हुआ। क्या निश्चय हुआ? सिख अंग्रेजों के शत्रुओं से मित्रता नहीं करेंगे, या अंग्रेज सिखों की भूमि या उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बातें थी यहाँ पर, देखिए ये दोनों ही बातें यहाँ पर तय हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 65, 1806 ईस्वी की संधि से रणजीत सिंह को किस नदी के उत्तर के राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफलता मिली, क्योंकि अब पंजाब में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का भय ना रहा? तो कौन सी नदी थी? एक तो झेलम है, गंगा है, सतलज है, ताप्ती है। तो ये सतलज नदी यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 66, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुनर्गठन किया, तो किसी का पुनर्गठन किया? सेना का, या प्रशासन का, भू व्यवस्था का, या फिर सभी का? तो उन्होंने सबसे पहले सेना का गठन किया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 67, लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया? तो ये सन 1848 में आया था। प्रथम स्वतंत्र संग्राम भारत का सन 1857 में जब लड़ा गया था, तो उससे कुछ साल पहले ही यहाँ पर ये आया था। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सन 1848 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 68, जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय अंग्रेज व्यापारियों को सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि क्योंकि लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी शासक था। ये बात भी सही है यहाँ पर। पूर्व में अंग्रेजों के सम्मान की सुरक्षा की नीति उनके हितों की सुरक्षा करने में असमर्थ थी। ये बात सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो यही यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए दोनों दोनों नहीं यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 69, देश पहले ठीक हो या गलत? देश पहले ठीक हो या गलत, किसके अनुसार ये अंग्रेजी सम्मान की उचित व्यवस्था थी? ऑप्शन दिया गया जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, कॉप्टन आर्नोल्ड। ये देखिए यहाँ पर ये लॉर्ड डलहौजी का स्टेटमेंट था इस तरह का, उनकी ये इस तरह का बात थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 70, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का शासन करने के लिए डैश डैश कमिश्नरों के एक बोर्ड की स्थापना की। तो किसने कितने कमिश्नरों के यहाँ पर बोर्ड की स्थापना की थी? यहाँ पे फिल करना हमको। ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 3 यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे 3। नाउ प्रश्न नंबर 71, 1852 ईस्वी तक अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया था? तो कि 1852 तक किस पर कर लिया था? 52 तक तो 1800, देखिए ऑप्शन दिए गए रंगून पर कर लेता है, यस ये भी सही है। बेसिन पर कर लेता, प्रोमोट पीगू पर कर लेता है, ये सभी यहाँ पर सही रहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 72, राज्य अपहरण की नीति लागू की। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। किसी का भी राज्य को, किसी के भी हुकूमत को जो डलहौजी थे वो हड़प लेते थे कई बहाने बनाकर। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ प्रश्न नंबर 73, 16 दिसंबर 1840 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिख दरबार से की संधि की, जिससे पंजाब का शासन एक प्रकार से अंग्रेज रेजिमेंट के हाथ में आ गया। यानी कौन सी ये संधि थी? तो ये थी भैरववाल की संधि, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर भैरववाल से उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 74, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब से कब तक चला? तो अंग्रेजों को और सिखों के बीच जो युद्ध है वो कब से कब तक चले? जो सेकंड वाला यहाँ पर देखिए द्वितीय से पूछा है, द्वितीय। तो ये सन 1848 से 1849 चला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 75, डैश डैश 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने अपने उत्तरदायित्व पर पंजाब को सिख राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये कब क्या था? तो ये क्या था मार्च में, 29 मार्च 1849 को। तो इसलिए ऑप्शन बी 20 मार्च यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 76, द्वितीय अंग्रेज बर्मा युद्ध कब शुरू हुआ? देखिए अब बर्मा का युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ बर्मा का युद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड युद्ध शुरू हुआ था वो सन 1852 में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन ए 1852 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 77, वह गर्म मौसम के निकट होने के कारण आवा से युद्ध आरंभ नहीं करना चाहता। वह 1852 ईस्वी के ठंडे मौसम के आरंभ में युद्ध आरंभ करेगा, किसने अपनी डायरी में लिखा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर इम्पोर्टेंट सही उत्तर होगा। और ये यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यह है। नाउ प्रश्न नंबर 78,
8 भारतीय इतिहासकारों ने द्वितीय बर्मा युद्ध की आलोचना की है। उनका कहना है कि क्या कहना है कि वह जबरदस्ती थी और अंग्रेजों का युद्ध करना अनुचित था। बात सही है। जो आरोप आरंभ में अंग्रेज व्यापार ने बर्मा दरबार पर लगाए थे, उनकी सत्यता का प्रमाण पाने का लॉर्ड डलहौजी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। ये भी सही है। इन आरोपों को लॉर्ड डलहौजी के सामने प्रस्तुत करना ये सिद्ध करता है कि अंग्रेज व्यापारी डलहौजी की साम्राज्यवादी भावना से लाभ उठाना चाहते थे। ये बात सही। तो यहाँ पर देखिए सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 79 बर्मा के निचले भाग पर अधिकार करने से अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हुआ। बात सही है। एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। ये बात सही है। तो दोनों ही बातें सही, इसलिए यहाँ पर देखिए उपरोक्त सी ए और बी दोनों, ये यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निचले बर्मा पर अधिकार से। ऑप्शन दिए गए हैं बंगाली खाड़ी में चटगांव से लेकर संपूर्ण समुद्र तट भी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बात सही है। बर्मा राज्य समुद्र तटीय सुविधाएं पाने हेतु अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। ये बात भी यहाँ पर सही है। अंग्रेजों को पूर्वी साम्राज्य की सुरक्षा में भी सहायता मिली। बात भी सही, इसलिए यहाँ सभी बातें सही, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 अंग्रेजों का इरादा रंगून से डैश डैश तक एक रेलवे लाइन बनाने का भी था, जिससे व्यापारिक वस्तुओं और आवश्यकता होने पर सैनिकों के आवागमन में भी सुविधा हो सके। तो ये क्या कहाँ से कहाँ तक, ये कहाँ रंगून से कहाँ तक था? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोम या बेसिन या पीगू या प्रो में से कोई नहीं। तो ये प्रोम यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए प्रोम। नाउ प्रश्न नंबर 82 82 द्वितीय अंग्रेज बर्मा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो सेकंड बर्मा अंग्रेज युद्ध हुआ उसमें क्या कारण था? देखिए यहाँ पर दिया गया संधि की शर्तों का उल्लंघन, ये यहाँ पर मुख्य कारण नहीं था। यूरोपियों के प्रति घृणा की मुख्य भावना, ये भी यहाँ पर नहीं था। साम्राज्यवादी की भावना, ये बात यहाँ से थी। अंग्रेज व्यापारियों के साथ बुरा, ये भी नहीं थी। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, साम्राज्यवाद की भावना। अंग्रेज तो कब्जा करना चाहते ही थे ना। क्वेश्चन नंबर 83 किस सन में हुई एक संधि के अनुसार अंग्रेजों को बर्मा की सीमाओं में रहने तथा बर्मा की सीमाओं से होकर चीन से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये थी बात सन 1862 ईस्वी। नाउ प्रश्न नंबर 84 सन 1867 ईस्वी में हुई एक अन्य संधि के द्वारा बर्मा ने डैश के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से अपना एकाधिपत्य छोड़ दिया। तो यहाँ पर तेल या लकड़ी या कीमती पत्थर या सभी, तो सभी से यहाँ पर छोड़ देता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर उपरयुक्त सभी सही उत्तर होगा। देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 85 कलायु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कलायु अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कलायु कहा था, ये बात सही है। द्वैध शासन का प्रतिपादक, ये बात सही है। द्वैध शासन का काल 1765 से 1772 तक, ये बात सही, इसलिए सभी बातें सही, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 86 बंगाल के दोहरे शासन का अंत किसने किया था? हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने, सिताब राय ने, मुन्नी बेगम। तो ये हेस्टिंग ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 87 वॉरेन हेस्टिंग ने सन 1781 में किस नगर को राजधानी बनाया? ऑप्शन दिए गए हैं बनारस को या लखनऊ को या कलकत्ता को या बम्बई को। तो उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी कलकत्ता यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 88 रेगुलेटिंग एक्ट का पार्ट 2 इंपोर्टेंट यहाँ पर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये सन 1773 में लागू हुआ था, पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सन 1773 ईस्वी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 89 वह कौन मराठा सरदार था जो पहले तो अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक मोर्चे में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ या होलकर। तो ऑप्शन डी होलकर यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 90 कौन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में उसकी काउंसिल का सदस्य था? ऑप्शन दिया गया फिलिप, फ्रांसिस, फ्लेवरिंग या ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर उसकी काउंसिलिंग में थे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नाउ प्रश्न नंबर 91 वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों में क्या शामिल है? तो वॉरेन हेस्टिंग में कौन से न्याय व्यवस्था में कौन से सुधार किए? देखिए यहाँ पर 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया
जो आज भी हम देखने में आता है, आज भी हमें देखने में आता है, तो ये बात भी सही है। फतवा आलमगीरी के अनुवाद का प्रयत्न किया, तो ट्रांसलेशन का, ये बात भी सही है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये बात भी सही है। इसलिए यहाँ सभी बातें सही, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर यह सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92, देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारों के द्वारा जगह जगह चुंगी लेने की पद्धति को बंद कर दिया। पहले जमींदार चुंगी जो लेते थे उसको बंद किया, उसके बदले में कहाँ कहाँ पर चुंगी लेने की व्यवस्था की। ऑप्शन दिए गए हैं हुगली, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सुल्तानती, गोविंदपुर या पटना। देखिए इन्होंने हुगली में कहा कि ले सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हुगली था, उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी उन्होंने कहा ले सकते हैं, उसके बाद कलकत्ता में भी, उसके बाद सुल्तानती यहाँ पर भी, लेकिन गोविंदपुर में और यहाँ पर पटना में इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बंद कर दी गई। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर सी उत्तर होगा। नाउ प्रश्न नंबर 93, वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। 1776 में एक पुस्तक कोड ऑफ जेंट्रू लॉज छपी, वह किस भाषा में थी। ऑप्शन दिए यहाँ पे बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी या हिंदी। तो ये संस्कृत भाषा में थी, इसलिए ऑप्शन बी संस्कृत यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, वॉरेन हेस्टिंग के व्यापारिक सुधार के तहत केवल बड़ी कर चौकियों को रहने दिया गया। जो बड़ी बड़ी कर चौकियां थी उनको रहने दिया गया। निम्नलिखित में से वो कौन सी हैं, अभी भी हम बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता, हुगली, ये भी यहाँ पर बची थी, पटना, ढाका बची थी, मुर्शिदाबाद भी थी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बची थी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 96, नमक, पान और तंबाकू को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं को भारतीय और अंग्रेज व्यापारियों के लिए कर देने की व्यवस्था की गई। यानी एक तो नमक को छोड़ दिया गया, पान को और तंबाकू इनको छोड़कर बाकी पे जो है वो टैक्स रखा गया। तो यहाँ पर देखिए कितना 5/2% या 3%, 6%, 7/2%। तो यहाँ पर देखिए 2.5% के आसपास था, 2.5% जो है वो यहाँ पर रहा। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का जो आपके लिए होता है, यहाँ पर देखिए 97 वाला क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग ने असैनिक शासन की दृढ़ नींव डाली। वॉरेन हेस्टिंग ने, जिस पर कॉर्नवालिस ने भवन का निर्माण किया। यानी यहाँ पर जो नींव बनाई थी वो बनाई थी वॉरेन हेस्टिंग ने, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की, जो यहाँ पर उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी की, देखिए वो किसने की थी, वो कॉर्नवालिस ने की थी। ये बात किसने कही थी, मैकाले ने कही थी ये बात, या मैक्स मुलर ने, हंटर ने, अल्फ्रेड लॉयल ने। तो इसका दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और ये यूनिट आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए जो नेक्स्ट यूनिट है उसको भी तैयार कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।